नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और उसमें हमने लास्ट सेशन में बात कर ली थी, हमारे जो बॉन्ड ऑर्डर वाला कंसेप्ट था वो सब चीज़ें जान ली थी। आज दोस्तों इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। ये कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? तो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर जाने से पहले मैं आपको कुछ रिमेंबर कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट सेशन तक बात की थी ऑक्टेट रूल की। तो बेसिकली ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा था। ये ऑक्टेट रूल किसने दिया था? ये लिविस ने दिया था। तो लिविस ऑक्टेट रूल की हमारे ऊपर बात हो रही थी। तो हमने लिविस ऑक्टेट रूल को समझा था कि कैसे कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उस सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बहुत सारी जगहों पर ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा था, तो वो जो एक्सेप्शंस थे तो उनकी वजह से कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए। क्या क्या क्वेश्चंस थे? एक था कि कंपाउंड तो फॉर्म हो गया, लेकिन अब उसकी शेप एंड ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन अराइज हुए। उसकी शेप एंड ज्योमेट्री कैसे डिटरमाइन हुई? शेप एंड ज्योमेट्री के बाद एक क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि अलग अलग बॉन्ड फॉर्मेशन में अलग अलग एनर्जी कैसे रिलीज हो जाती है। एनर्जी रिलीज के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया गया कि आखिर अलग अलग एनर्जी कैसे रिलीज हो जाती है। एंड थर्ड और एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन था कि आखिर ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है। थर्ड क्या था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपका फॉर्म कैसे करता है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आखिर में होता क्या है। ठीक, तो ऑक्टेट रूल हमने बात की थी और ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। शेप एंड ज्योमेट्री, एनर्जी रिलीज एंड कोवेलेंट बॉन्ड का एक्चुअल में फॉर्मेशन। तो इनको, इसी जो ड्रॉबैक्स थे, इनको हटाने के लिए कुछ थ्योरीज प्रपोज की गई। तो दो प्रोमिनेंट थ्योरीज आज हम लोग पढ़ेंगे। एक होगी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी होगी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और सेकंड होगी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सेकंड होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये बेसिकली दो थ्योरीज हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन दो थ्योरीज में हम जानेंगे कि ये जो ड्रॉबैक्स हैं इसके ऑक्टेट रूल के, ये कैसे कवर होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। दोस्तों, हम बात करेंगे अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम समझते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिकली हमें एक्सप्लेन किया गया कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या एक्सप्लेन किया गया? फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे उसको नोट भी कर लीजिएगा प्लीज। तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में होगा क्या है? इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से होता है। किससे होता है? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से। अब ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होती है? होता क्या है कि दो अलग अलग एटम्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं। एंड अप्रोच करने के बाद उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो समवे इन द मिडल जो है बढ़ जाती है, और उसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अभी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, पहले इसके पॉइंट्स को समझ लीजिए। तो क्या हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में भी ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स से, यानी कि दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ और ओवरलैप कर रहे हैं, और उनकी वजह से जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर अब ओवरलैपिंग की बात आ गई तो हमने देखा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, और जितना ज़्यादा ये ओवरलैप करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब मोर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। जितना ज़्यादा ये ओवरलैप करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि स्ट्रेंथ और एनर्जी का रिलेशन बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट की स्ट्रेंथ की बात की जाए, अगर उसकी वो स्टेबल है, तो स्टेबल होने का मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी लो है।
मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि जब ये ओवरलैप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, उस ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये लोग अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट भी आप समझ सकते हैं ऐसे एनर्जी के टर्म में कि अगर ये ज़्यादा ओवरलैप करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी रिलीज होगी, और मोर एनर्जी रिलीज होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से ये जो कंपाउंड हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो ये बात हो गई। अब दोस्तों हम समझते हैं तो कोवैलेंसी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कोवैलेंसी को मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कितना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड वो फॉर्म करेगा। तो इन केस ऑफ अगर हम कार्बन का केस ले लेते हैं तो कार्बन का ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक, तो अभी अभी मैंने आपसे बात की कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से होता है। अगर मैं इसको जब बनाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 2s, यहाँ पर आपके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2p, यहाँ पर भी ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन फिलिंग में आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। तो ये हो गया इस टाइप से। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को देखें तो यहाँ पर केवल 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो इसकी कोवैलेंसी 2 होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन की कोवैलेंसी तो 4 होती है। तो वो 4 कैसे होती है? वो 4 ऐसे हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाता है और ये इस टाइप से यहाँ पर माइग्रेट कर जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब 2s से निकलकर 2p की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा समझिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है चला गया, निकल के कहाँ चला गया? 2p में। अब क्या देखेंगे आप कि यहाँ पर 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। कितने ऑर्बिटल्स बन गए? 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4। तो कार्बन की जो कोवैलेंसी होती है वो हो जाती है 4। उसको आप हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के कंसेप्ट से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली फॉस्फोरस की कोवैलेंसी 5 को एंड सल्फर की 6 को, इन सब चीज़ों को भी आप ऑन द बेसिस ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके हाफ फिल्ड जो है एम्प्टी ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। इससे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ जाती है एंड कोवैलेंसी आपकी अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाती है। तो दोस्तों हमने ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को समझ लिया था। तो ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को समझने के बाद बात आती है कि ओवरलैपिंग वैसे होगा क्या। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ओवरलैपिंग की वजह से ओवरलैपिंग में एक पॉइंट आप और भी ऐड कर लीजिएगा कि जो ओवरलैपिंग होगी वो हमेशा प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए। ओवरलैपिंग प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए। अब होगा क्या कि ओवरलैपिंग होने की वजह से 2 टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है? ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पर 2 टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक को कहते हैं हम लोग सिग्मा, एक होता है आपका सिग्मा और एक होता है पाई। तो कौन कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा को हम लोग इस तरह से डोनेट करते हैं और जो है पाई को इस तरह से। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं इनके ऊपर आइए डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से जो है डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड दोस्तों कैसे फॉर्म होता है? तो सिग्मा बॉन्ड भी ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। एंड किस टाइप की ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है? तो सिग्मा बॉन्ड आपका फॉर्म होता है जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से। सिंगल इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग मतलब सिंगल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर करते हैं, हम लोग H2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसी चीज़ें बढ़ रही हैं आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एक इलेक्ट्रॉन 1s में होगा इस तरह से, और सिमिलरली दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा ये आपका जो है 1s में होगा दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन एटम में इस तरह से। अब क्या होगा ध्यान से समझिएगा, अब होगा क्या कि ये 2 ऑर्बिटल्स हैं,
ये आपस में एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने की वजह से क्या होगा कि ये आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने की वजह से इनके जो दोनों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में मर्ज होकर एक जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ा के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अपोजिट स्पिन के साथ और आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, जब ये ओवरलैप करने की जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे। ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा 1s, और यहाँ पर कहीं जाकर जहाँ पर ये ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। हुआ क्या कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक हाइड्रोजन में 1s में एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें 1s में एक इलेक्ट्रॉन था। ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ अप्रोच किया इन लोगों ने। अप्रोच करने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो समवेयर इन द मिडल बढ़ने लगी। तो ओवरलैप जब इन्होंने कहा तो इसमें क्या हुआ कि जहाँ पर ये ओवरलैप के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी मैक्सिमम हो गई और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया इन दोनों के बीच में। अब बात ये आती है कि सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ओवरलैपिंग कौन कौन सी होगी। ओवरलैपिंग आपकी होगी एसएस ओवरलैपिंग से, सेकंड होगी एसपी ओवरलैपिंग से, एंड थर्ड होगी पीपी ओवरलैपिंग से। यानी कि 3 जगह पर आपका जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक होगा एसएस में, एक होगा एसपी में, और एक होगा पीपी में। ध्यान देने वाली बात, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जब ये ओवरलैप करते हैं तब जाके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक बात और ध्यान देने की दोस्तों, यहाँ पर जो पी होता है, अभी मैंने जब आपको ऑर्बिटल पढ़ाया था तो शेप्स एंड ओरिएंटेशन जब ऑर्बिटल की पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि पी जो होता है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो p है ये p अकेला नहीं है, ये pz की बात हो रही है यहाँ पर। एस pz के साथ जो है ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और pz के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको एसएस एक्सप्लेन कर दिया एंड एसपी जेड एंड pz को भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम जानते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसपीजेड की। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से होगा। ये आपका जो होगा एस ऑर्बिटल हो जाएगा स्फेरिकल शेप का, एंड पीजेड हम जानते हैं कि डंबल शेप का होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे डंबल शेप का। ये दोनों आपस में अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने की वजह से ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ओवरलैप करके इस तरीके से इस तरह आगे बढ़ जाएगा, और ये भी इसको ऐसे बढ़ा कर लीजिए। तो यहाँ पर ओवरलैप करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ पर आपका फिर से एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया आपका S एंड PZ का ओवरलैपिंग। सिमिलरली PZ ओवरलैपिंग में क्या होगा, ये आपका इस तरीके से PZ हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से आपका जो है PZ हो जाएगा। ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे इस रीजन में, और फिर आपका जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड हमने पढ़ लिया। सिग्मा बॉन्ड क्या कब कब फॉर्म होगा, एसएस ओवरलैपिंग में, एसपीजेड ओवरलैपिंग में, एंड पीजेड ओवरलैपिंग में। सिग्मा बॉन्ड के कैसे कैसे फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टाइम में भी हमने जान लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की। तो सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड जानते हैं, तो सेकंड आपका हम लोग बात करेंगे पाई बॉन्ड के ऊपर। पाई बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे। तो अभी पाई बॉन्ड क्या होता है, तो जैसे कि हमने सिग्मा बॉन्ड के ऊपर दोस्तों बात की, तो उसमें मैंने बताया कि वो आपका हेड ऑन जो है ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। पाई बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इसी को हम लोग कभी कभी लेटरल ओवरलैपिंग भी कह देते हैं। ये होगा लेटरल ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, पाई बॉन्ड जो दोस्तों होता है वो कभी अकेला फॉर्म नहीं होता है। मतलब जब दो कंपाउंड आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का। ये आपका सबसे पहले फॉर्म होगा। फिर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाने के बाद जो है आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो
इस बात को हमेशा याद रखेंगे, पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, देन उसके बाद आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, इसमें होता क्या ओवरलैपिंग में, साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका पी वाई है, तो पी वाई एंड पी वाई जो है दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो पी वाई एंड पी वाई आपस में अप्रोच कर रहे हैं, तो होगा क्या कि ये आपका इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। अब इसको, इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, तो इस ओवरलैपिंग को हम लोग साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। और इसकी वजह से इस टाइप से अगर आप इसको और मॉडिफाई करेंगे तो इसको इस टाइप से हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कहते हैं। इसको जो है हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कह देते हैं, इसको हम लोग पाई बॉन्ड कह देते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दो पी वाई या पी एक्स आपस में इस तरह से अप्रोच करेंगे तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, देन आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, और उसके बाद हम लोग इसके भी इन दोनों को एक बार कंपेयर करते हुए देख लेंगे। तो होगा क्या कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो आपसे पूछ लेगा कि ये आपका मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें बता दीजिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे। सिमिलरली आपसे पूछ देगा कि CH3OH के अंदर यहाँ पर कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड होंगे, O2 के अंदर कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होंगे। सिमिलरली तो हम लोग 3 के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को आपको कभी नंबर फाइंड करने को बोल दे तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड देखेंगे तो सबसे पहले उसको सिग्मा कह देंगे। मतलब क्या होगा कि जहाँ पर आप सिंगल लाइन देखा ये आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल लाइन देखा तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो सिंगल लाइन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड इसके बाद जितने भी बॉन्ड फॉर्म होंगे वो सारे के सारे बॉन्ड जो होंगे वो होंगे पाई बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल कंसीडर करेंगे आप जो है मीथेन का, तो यहाँ पर CH4 में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका 4 सिग्मा हो जाएगा एंड 0 पाई बॉन्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं O2 की बात कर देता हूँ, तो O2 में हम जानते हैं कि ये O जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा एंड इसके बाद एक बॉन्ड और फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई। सिमिलरली अगर N2 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो है आपका 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी बॉन्ड जो बना वो हो जाएगा सिग्मा, एंड बाकी के दोनों जो बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो अब इतना आप समझने के बाद आसानी से पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई सारी। अब दोस्तों मैं एक बार इसका डिफरेंशियल जो है टेबल बना देता हूँ, ताकि आपको एक बार इन दोनों के बीच का डिफरेंस और क्लियर हो जाए। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब डिफरेंस की, एक बार और अच्छे से बात कर लेते हैं कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस है। तो इधर मैं सिग्मा बॉन्ड बना देता हूँ और यहाँ पर हम लोग जो है पाई बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में मेजरली क्या डिफरेंस है, इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो क्या है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है, एंड पाई बॉन्ड जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाता। मतलब क्या होगा कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग से डायरेक्टली पहले होगा, एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि ये आपका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस दिखाता है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये एग्जिस्ट करता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक सेकेंड पॉइंट डिफरेंस का क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट डिफरेंस का ये हो जाएगा कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के केस में फ्री रोटेशन अलाउड होती है, लेकिन पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद फ्री रोटेशन जो है मॉलिक्यूल्स में नहीं होती है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका फ्री रोटेशन जो है यहाँ पर अलाउड होगी, लेकिन पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद फ्री रोटेशन आपकी हिंडर्ड हो जाएगी, फ्री रोटेशन जो है वो हिंडर हो जाएगी। ठीक, थर्ड पॉइंट जो है दोनों के बीच में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो आपका लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड आपका लेस रिएक्टिव होगा,
यहाँ पर आपका लेस रिएक्टिव होगा और ये आपका जो है वो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। अब रिएक्टिविटी की बात हो रही तो इलेक्ट्रॉन्स की बात भी कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड में आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लोकलाइज्ड होता है। इलेक्ट्रॉन इस केस में लोकलाइज होता है। इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड का होने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन पाई बॉन्ड के केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोबिलाइज होता है। पाई बॉन्ड के केस में जो है इलेक्ट्रॉन आपका मोबिलाइज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूवमेंट कर सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ओवरलैपिंग की वजह से जो आपकी शेप आती है, जो ज्योमेट्री आती है, वो शेप एंड ज्योमेट्री हमेशा सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है, ना कि पाई बॉन्ड। यानी कि ओरिएंटेशन या फिर आप कहें शेप एंड ज्योमेट्री जो होगा आपका वो सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करेगा। सिग्मा बॉन्ड जो है वो डिटरमाइन करता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो जो है ज्योमेट्री और शेप को डिटरमाइन नहीं करता। अब यहां पर दोस्तों एक पॉइंट लास्ट डिफरेंस का, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब ओवरलैपिंग सिखा रहा था मैं, तो आपको 1s की ओवरलैपिंग सिखाई थी। तो मैंने एक बात कही थी आपसे, वो क्या थी? वो कहा था जब इलेक्ट्रॉन का जो लोकलाइज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन दोनों के बीच में जो है बढ़ जाती है, यानी कि समवेयर इन द मिडल बढ़ जाती है। तो मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो इंक्रीमेंट होगा वो सिमेट्रिकल होगा इस केस में, और यहाँ पर एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो सिमेट्रिक होगी इस केस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो आपकी पाई बॉन्ड के केस में एसिमेट्रिक हो जाएगी। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स हो गए डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले हमने बात की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की, तो मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन पाई बॉन्ड आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। पाई बॉन्ड हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। दूसरा पॉइंट था फ्री रोटेशन। तो मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड में आपका फ्री रोटेशन अलाउड होगा, लेकिन जो पाई बॉन्ड होगा उसमें आपका फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होगा, वो हिंडर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट था रिएक्टिविटी के ऊपर। तो रिएक्टिविटी के ऊपर हमने बात की, तो आपका सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव था एंड पाई बॉन्ड जो है आपका मोर रिएक्टिव था। एंड फोर्थ जो बात थी वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर थी। तो इलेक्ट्रॉन जो था सिग्मा बॉन्ड में लोकलाइज था एंड पाई बॉन्ड में जो है वो मोबाइल था। उसके बाद सिमेट्री एंड ज्योमेट्री की बात हुई, मतलब सिमेट्री नहीं, शेप एंड ज्योमेट्री की बात हुई। तो शेप एंड ज्योमेट्री के ऊपर मैंने बताया कि सिग्मा बॉन्ड आपकी शेप एंड ज्योमेट्री डिटरमाइन करता है किसी भी मॉलिक्यूल का, लेकिन पाई बॉन्ड का इसमें कोई रोल नहीं होता डिटर्मिनेशन में। लास्ट पॉइंट था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिक होती है किस केस में? सिग्मा बॉन्ड के केस में, लेकिन एसिमेट्रिक होगी आपकी पाई बॉन्ड के केस में। तो ये होके कुछ मेजर पॉइंट डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड दोनों की कैलकुलेशन करने के टेक्निक भी मैंने आपको। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई क्वेरी आपके मन में आ रही है तो उसको आप हमारे टेलीग्राम की चैनल पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।